बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों को वसंत भाग 2 का 19वां पाठ आश्रम का अनुमानित व्यय को मैंने बढ़ा दिया है। आज उसके प्रश्नोत्तरों की बारी है, जिसमें प्रश्न बहुत कम हैं, थोड़े समझाने वाले हैं। मैं आपको वो समझाऊंगी, कुछ लिखाऊंगी, भाषा की बात फिर मैं आपको लिखवाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और मैं आज प्रश्नोत्तर लिखवा रही हूँ, इसलिए आप तैयार हो जाइए अपनी कॉपी किताब लेकर के, पेन पेंसिल सब लेकर के, ताकि पाठों की जो प्रश्नोत्तर हैं वो मैं आपको समझाती चलूँ और आप उसे साथ साथ लिखते चलिए, ताकि आपका काम भी समय से पूरा हो जाए। इस पाठ में इस पुस्तक में मात्र एक पाठ शेष बचा है, जो मैं आपको इसके बाद पढ़ाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपना सारा काम अब ख़त्म कर लिया होगा। तो जिनका भी छूटा है वो पीछे से वीडियो देख करके प्रश्नों के उत्तर लिखें और मुझे भेजें। तो मैं सीधे आ जाती हूँ प्रश्नों के उत्तरों पर और आपको समझाती हूँ, पढ़ के समझाती हूँ, आप उसको देखिए। तो पाठ्यपुस्तक का जो पहला प्रश्न है वो है, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़े, बसुले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे। तो बच्चों, पहले मैं आपको बिल्कुल साधारण भाषा में समझा दूं कि गांधी जी ने 40 लोगों के लिए एक आश्रम का निर्माण किया और उनका मानना ये था कि अगर 40 लोग, उसके अलावा उन्होंने 10 लोगों को और अनुमानित जोड़ के रखा था कि 10 लोगों को और रख लेते हैं, तो अगर इतने लोग आश्रम में रह रहे हैं तो कुछ ऐसे काम जो हम स्वयं कर सकते हैं, अगर उन कामों पर हम पेशेवर मजदूर को न बुला के हम वस्तु खरीद लें, जैसे कहीं कोई टूट फूट हो, कहीं कोई कील वगैरह लगानी हो, कोई मेज कुर्सी टूटी हो, तो कुछ ऐसे सामान होते हैं जिनको अगर खरीद लिया जाए तो छोटे मोटे काम खुद से किए जा सकते हैं। तो गांधी जी ने यही यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि छोटे मोटे काम अपने हाथों से कर लेने चाहिए। अगर हम कर लेंगे तो रोज़मर्रा आने वाला जो खर्च है वो रुक जाएगा। तो हम बहुत सारे पैसों की बचत यहाँ कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पर बताना चाहते हैं गांधी जी, इसी चीज़ को बताना चाहते हैं और संभवतः इसीलिए उन्होंने ये सोचा होगा। तो प्रश्न का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि गांधी जी ने पेशेवर कारीगर के उपयोग में आने वाले छेनी, हथौड़ी, बसले आदि क्यों खरीदे होंगे। तो सीधी सी बात है, उन्होंने इसलिए ही खरीदे होंगे कि जो काम हम पेशेवर कारीगर से कराते हैं वो खुद हम में से कोई भी मिलके कर लेगा, तो वो पैसे की बचत होगी। तो इस तरह से मैंने संक्षेप में आपके प्रश्न का उत्तर भी समझा दिया और सीधे अब आपके इसके प्रश्न का उत्तर जो मैंने यहाँ पहले से बोर्ड पे लिखा है वो पढ़ के भी समझा देती हूँ। इसको आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। तो गांधी जी ने छेनी, हथौड़े, बसुले इत्यादि खरीदना चाहा होगा, जिससे भविष्य में होने वाली टूट फूट की मरम्मत आश्रम में रहने वाले स्वयं कर सके और रोज की होने वाली खर्चों को बचाया जा सके। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि गांधी जी खर्चों को रोकने के लिए उपाय ये करते हैं कि सामान तो हम एक बार खरीदेंगे और उपयोग बहुत बार लेंगे। तो उन्होंने यही किया कि कुछ सामान खरीद लो
जिससे छोटे मोटे कामों में जो हम अन्य मिस्त्री पेशेवर कारीगरों को देते हैं वो हमारा बच जाएगा और 2 बार देने में सामान आ जाएगा, वो बहुत दिनों तक चलेगा। तो यही चीज़ उन्होंने कहा कि छोटी मोटी टूट फूट मरम्मत रोजाना जो छोटे छोटे खर्च आते हैं उनको हम रोक सकेंगे और अपने कामों को स्वयं अपने हाथ से कर लेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि छेनी, हथौड़ी और बसुले इत्यादि खरीद लेना चाहिए ताकि आश्रम में रहने वाले जो लोग हैं वो इसे कर सकें। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न मैं पढ़ती हूँ, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। इनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों में उन अंशों को चुनिए जिससे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चले। अब इन्होंने यहाँ पर कहा है कि गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की कई संस्थाओं नेतृत्व आंदोलन का नेतृत्व किया। इनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों के उन अंशों को चुनिए। तो ये पुस्तक के उन अंश है जिसमें कि वो दिखाया गया है कि गांधी जी की चुस्ती का पता चलता था कि कैसे वो अपने काम खुद कर लेते थे। तो यहाँ पर ये बताना है, पाठ में से इसको आपको चुनना है, पाठ में से आपको इसको देखना है कि किस तरह से गांधी जी ने अपनी चुस्ती का परिचय यहाँ दिया। तो आपको ये पाठ में से चुनने वाली चीज़ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पाठ बहुत छोटा सा है और आप उसे अच्छी तरह से पढ़कर चुन लीजिएगा, ढूंढ ले सकते हैं। क्योंकि ये पाठ के बिना बहुत छोटा सा 1.5 पन्ने का पाठ है। तो आप इसमें से देखिए क्या क्या बताया गया है। और इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, मैंने यहाँ पर दूसरा उसको लिखा है क्योंकि ये प्रश्न जो है तीसरा ही कर दें ताकि आपको समझ में आए। तो मैं इसकी प्रश्न संख्या को, दूसरा है आश्रम के जो उद्देश्य है। मैं दूसरे प्रश्न को पहले आपको समझा दूं। तो दूसरे प्रश्न में आश्रम के जो उद्देश्य हैं उसका वर्णन करना होगा। तो मैंने वो उद्देश्य यहाँ लिखे हैं। आश्रम में गरीब और अनाथ लोगों के, यहाँ पर जो प्रश्न है मैं दूसरे वाले प्रश्न को पुनः आपको समझा देती हूँ। और दूसरे वाले प्रश्न को आपको किताब में से चुनना है, किताब में से लिखना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ में आ जाएगा। तो और जो तीसरा प्रश्न है, इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करेंगे, किन नई मदों को जोड़ना हटाना चाहेंगे। तो ये प्रश्न भी आपके लायक ही है कि आप, मैंने पाठ पढ़ाते समय आपको समझाया था कि आप मान लीजिए कि आपको या आपकी मम्मी को 10,000 रुपये दिए जाते हैं और उस 10,000 रुपये में आपको जो महीने का खर्च है उसके लिए आपको काम करना है। तो आप उन पैसों में से इस तरह बजट बनाइए कि वो बजट आपका जो है ऐसे बने कि किन किन मदों में आप कौन कौन सी चीज़ें खर्च करना चाहते हैं। फिर उसके बाद बनाइए कि वो कितना आपका बचता है, किस पैसे में। तो इसको आप एक कागज पर बजट की तरह बनाइए कि प्राप्त किया 5,000 या 10,000 जो भी,
उसमें से 500 रुपया इस काम के लिए, 500 रुपया, इस तरह करके आप उस पैसों को बराबर करिए और 1000 या 2000 जो है उसको आप बचा दीजिए बचत के लिए। तो इस तरह से आप एक पाठ पर बजट बनाइए, ये आपका होमवर्क है। और जो 5वां प्रश्न पाठ में है, इस अनुमानित बजट की गहराई पढ़ने से आश्रम के उद्देश्यों की कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये आपका 5वां प्रश्न है। और बाकी प्रश्न आपके जो इसमें हैं वो आपके बिल्कुल साधारण से हैं। तो 5वें प्रश्न को मैं समझा देती हूँ। इसको मैंने पहले इसलिए लिख दिया कि ये लिखने वाली चीज थी, समझाने से अलावा थोड़ा आश्रम के उद्देश्य को लिखना जरूरी था, तो मैंने इसको बोर्ड पर इसीलिए पहले लिख दिया है ताकि ऊपर रहेगा तो आपको देखने में भी आसानी होगी। तो मैं आश्रम के उद्देश्य, जो 5वां प्रश्न है उसको पढ़ देती हूँ। आश्रम के उद्देश्य, आश्रम में गरीब और अनाथ लोगों को सुखद जिंदगी देना। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। जिसके पास रहने का स्थान नहीं है, जिसको तकलीफें हैं, उनको वहाँ स्थान देना और एक अच्छी दिनचर्या देना, अच्छा कार्य प्रणाली सिखाना, सुखद जीवन देना। तो यही उन्होंने कहा। दूसरा है रोजगार संबंधित व्यवस्था करना, यानी आश्रम में रहते हुए अगर उसके पास रोजगार नहीं है तो हमें उसके लिए रोजगार तलाशना होगा। चाहे उसे हाथ का काम सिखाएं, कताई बुनाई सिखाएं, बढ़ईगिरी सिखाएं, खेती सिखाएं, कुछ भी सिखाएं, तो हमें उसके लिए ये भी करना होगा कि वो कोई ऐसा काम सीख ले कि अपने पेट पालने के लिए कोई रोजगार ढूंढ सके। तो ऐसे भी कामों के लिए जरूरी है। तीसरा जो उद्देश्य है आश्रम का वो है भारतीय जीवन का निर्माण सही ढंग से सिखाना। भारतीय जीवन का निर्माण सही ढंग से सिखाना यानी हमारे भारतीय परिवारों में होता क्या है कि हम ये जानते हैं बड़े छोटे का सम्मान, खाना बनाने में सहयोग, हर काम में मदद, पैसों का बराबर, सबकी जरूरत की चीजें पूरा करना। तो भारतीय परंपरा यही है। यहाँ सिर्फ अपना पेट भरने वाली प्रणाली नहीं है कि हमारा जीवन है, हम मनुष्य तो अपना पेट भर लिए, अपना पेट तो जानवर भरते हैं। मनुष्य, हम भारतीय प्रणाली में हम अपने घर परिवार सबको लेके चलते हैं। उसके बाद अगला है दुख और बीमारी का इलाज करके उनकी मदद करना। अब आश्रम में ऐसे लोगों को भी अगर किसी प्रकार की दुख है, कष्ट है, कोई बीमारी है, तो उनकी सेवा करना, उनके लिए पैसों का प्रबंध करना, दवाओं का प्रबंध करना, इस तरह से छोटे छोटे कामों को करके हम उसे सही ढंग से जीवन दे सके तो आश्रम का उद्देश्य जो है वो पूरा होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये 5वां प्रश्न जो है, मैं प्रश्न को पुनः पढ़ती हूँ कि आप इसे समझ जाइए। इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया जा सकता है। यानी जो आश्रम गांधी जी बना रहे थे, उस गांधी जी ने उस आश्रम को बनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य बनाया था कि सब अतिथियों का वहाँ सत्कार हो, उन्हें भली प्रकार से स्वावलंबन की भावना मिले, उन्हें रोजगार मिले, कुटीर उद्योग सीखें, श्रम का महत्व सिखाएं, बीमारी में सबकी मदद करें। तो ये छोटी मोटी बातें हैं। अगर आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात समझी जाएगी, तो आप उसको भी जोड़ लीजिए, उससे कोई प्रश्न के उत्तर में कमी नहीं होगी। इसके बाद पाठ में एक प्रश्न है जिस प्रश्न को मैं आपको समझाती हूँ कि आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दोहना, खाट बुनना करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे, इन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीखकर छोड़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे काम मैंने बांटे हैं कि
जो काम नहीं सीख पाते, जैसे दूध दोहना, मकान बनाना, खाट बुनना, और जो सीखते हैं वो खाना बनाना, सफाई करना, धुलाई करना, पेंटिंग करना, पॉलिश करना, प्रेस करना, ये सारे काम आसान होते हैं, इसमें हमारी रुचि होती है, इसलिए हम इसे सीख जाते हैं। और जो काम है यहाँ पर कि दूध दुहना, मकान बनाना, खाट बुनना, इनमें हमारी रुचि नहीं होती। जब रुचि नहीं किसी काम में होगी तो वो काम हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, हम उसे सीख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आप अपने कामों को 2 हिस्सों में बांट दीजिए कि कौन सा काम आप आसानी से सीख लेते हैं और क्यों, और दूसरा है कि कौन सा काम आप नहीं सीख पाते और उसके सीखने के पीछे क्या कारण है। तो ये 2 हिस्से में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, आप इसमें कुछ और जोड़िए और साथ में कारण लिखिए। कारण लिखिए कि आपको क्यों नहीं सीख पाते। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि आपको रुचि नहीं है, आपको वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप उसे नहीं सीख पाते। तो ये छोटे छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब प्रश्न उठता है भाषा की बात का प्रश्न। तो मैं अब आपको भाषा की बात का प्रश्न समझाने चल रही हूँ, फिर उसके बाद मैं इसे लिखवाऊंगी। तो भाषा की बात का जो पहला प्रश्न है वो मैं पढ़ती हूँ। अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का न जो है नित में परिवर्तित हो जाता है। नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ शब्द लिखे हैं, उनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। तो नीचे यहाँ कुछ शब्द हैं, प्रमाणित, व्यथित, द्रवित, मुखरित, झंकृत, शिक्षित, मोहित, चर्चित। तो ये कुछ शब्द हैं। इसके बाद जो है वो है इत प्रत्यय की भांति इक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं और तब शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे सप्ताह में जब एक जुड़ा तो बना साप्ताहिक। तो बच्चों एक प्रत्यय जब भी जुड़ेगा तो शब्द में मात्रा, जैसे सप्ताह शब्द यहाँ लिखा है तो सप्ताह में इस तरह लिखा जाता है सप्ताह, लेकिन जब हम एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये मात्रा यहाँ बढ़ जाती है साप्ताहिक, तब ये यहाँ पर ये ऐसे लग जाएगा तो इसे साप्ताहिक कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एक प्रत्यय ने आ को आ बना दिया, आ को आ का बना देंगे। साप्ताहिक समाज शब्द है समाज। तो देखिए समाज शब्द जो होता है अगर इसमें एक प्रत्यय जुड़ेगा तो सामाजिक हो जाएगा। तो आ की मात्रा जो है आ का मात्रा आ में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह ऊ जो रहेगा वो अ में हो जाता है। देखिए भूगोल शब्द है तो भूगोल शब्द में जब एक जुड़ेगा तो अ बन जाता है भौगोलिक। अर्थ शब्द है, अब अर्थ शब्द है एक जुड़ेगा तो इसे हो जाएगा आर्थिक, तो मात्रा का बढ़ाव हो जाता है। यही इसमें बताया गया है। तो मैं अब आपको ये सारे प्रश्न यहाँ कराने चल रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने ये लिख लिया होगा। तो मैं पहले ऊपर के प्रश्नों को मिटाती हूँ, फिर आपको नीचे के प्रश्नों को, भाषा के जो प्रश्न है मैं वो आपको लिखवाऊंगी। तो मैंने यहाँ नीचे में प्रश्न लिख दिया है कि ताकि जगह की जो कमी है वो पूरी की जा सके, तो मैंने ये लिख दिया है। अब मैं आपको सिर्फ यहाँ देखिए मैंने लिखा है भाषा की बात, प्रत्यय और मूल शब्द अलग करें, या इसका प्रश्न ऐसे भी बन सकता है इट प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाएं। तो किसी भी तरह से ये शब्द बनाया जा सकता है। कैसे भी आपको प्रश्न मैंने यहाँ लिखा है, उत्तर मैं ऊपर लिख रही हूँ, तो आप उसे अच्छी तरह देख लीजिए और अपनी पुस्तक को लेके बैठिए ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर समझ में आए। तो यहाँ जो शब्द दिया है मैं पहले वो शब्द यहाँ लिखती हूँ, प्रमाणित। अब देखिए आप एक तरफ लिखिए मूल शब्द,
यहां आप लिख दीजिए मूल शब्द और इसके बगल में लिख दीजिए प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगा? अब आपको ऐसे में प्रश्न अगर प्रत्यय करके भी पूछा जाए तो आप दे सकते हैं। तो यहां लिखिए प्रमाण और इसके बाद प्रत्यय कौन सा लगा? इत। अब मिला के आप खुद लिखिए प्रमाणित। एक मैं लिख दे रही हूं, फिर अपने आप लिखिएगा। प्रमाणित, प्रमाणित है, सॉरी प्रमाणित शब्द है। आपका जो शब्द है वो है प्रमाणित। तो एक मैंने लिख दिया। अब मैं जोड़ के नहीं लिखूंगी क्योंकि वो आपके बुक में लिखा हुआ है, आप उसको बुक से देख के लिखिए। मैं सिर्फ इसको अलग करके लिख देती हूँ। व्यथित, तो शब्द हो जाएगा व्यथा और उसके साथ प्रत्यय लगा है इत। अब जोड़ के आप खुद लिखिए। फिर उसके बाद है द्रवित, तो शब्द है द्रव और साथ में इत जुड़ा तो बन गया द्रवित। फिर है मुखरित, तो शब्द है मुखर और उसके साथ इत प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बन गया मुखरित। अब जोड़ के लिखने की जिम्मेदारी आपकी हो गई क्योंकि मैं आपको किताब का वो शब्द यहाँ नहीं लिख रही हूँ। आपको समझ में आ रहा, मैंने इसको समझा दिया है, तो इसको जोड़कर आप यहाँ लिखते जाइए। खाली जगह मैंने छोड़ दी है। फिर उसके बाद है झनकृत, तो शब्द होगा झनकार, शब्द है झनकार और प्रत्यय जुड़ा इत। संभवतः आप इसको अगर प्लस भी कर लेंगे तो भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा क्या इसमें जुड़ा है। तो इस तरह भी चाहे तो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है शिक्षित, तो मूल शब्द है शिक्षा, प्लस करके लिखिए इत प्रत्यय और बराबर करके बनाइए अपने हाथ से। फिर उसके बाद है मोहित, तो शब्द है मोह, मूल शब्द है मोह प्लस इत मिल के बना मोहित। फिर देखिए, फिर शब्द है चर्चित, तो मूल शब्द है चर्चा और इसमें इत प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बन गया चर्चित। ये आप अपने आप खाली स्थान भरिए। इसके बाद इक प्रत्यय वाला है जो नीचे है, मैं उसको बताने चल रही हूं। ये मैंने यहां लिख दिया, तो इसको अब इक प्रत्यय जोड़कर एक प्रत्यय जोड़कर ये मैंने यहां लिख दिया शब्द। अब मैं एक प्रत्यय जोड़कर भी आपको बताती हूं। यहां दिया है मौखिक, तो शब्द इसका देखिए, यहां लिख देते हैं मूल शब्द और यहां लिख देते हैं प्रत्यय। अब मौखिक में क्या चला? मूल शब्द है मुख और एक प्रत्यय लगा तो ऊ का अ हो जाता है, ऊ का अ हो जाता है, ई का ए हो जाता है, अ का आ हो जाता है। तो मुख है तो ये बना क्या? मौखिक, शब्द बन गया मौखिक। दूसरा है शब्द नैतिक, तो शब्द बनेगा नीति, एक प्रत्यय और मिलके बना नैतिक। यानी ई का ई में ई जुड़ा तो ए हो गया नैतिक, नीति से नैतिक। इस तरह दिन से दैनिक। अब फिर और शब्द क्या है आपका? संवैधानिक, तो संविधान, संविधान, फिर इसमें एक प्रत्यय जुड़ गया। अब आप इसको जोड़ते संवैधानिक लिखिए। फिर उसके बाद शब्द है पौराणिक, तो आपका क्या बना? पुराण। मैं इधर लिख दूं, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा, मैं इधर लिख देती हूं। शब्द है पुराण और इसमें एक प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बनेगा? पौराणिक, शब्द बन जाएगा पौराणिक। यानी ऊ ई के साथ एक प्रत्यय जुड़ने से ई जो है
ये औ में हो गया। मैंने अभी उदाहरण में आपको बताया था कि भूगोल होगा तो भौगोलिक। तो ये है इक प्रत्यय जुड़ते ही मात्राएं परिवर्तित हो जाती हैं। उसके बाद शब्द है दैनिक। तो यहां लिखेंगे दिन, दिन में एक प्रत्यय जुड़ा, बन गया दैनिक। अब देखिए प्रश्न आपको इसमें और अलग तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि आपको चाहे ये दे दिया जाए कि एक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाएं, या दे दिया जाए दैनिक, आप अलग करें। तो दोनों तरह से आपको ये प्रश्न आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगला प्रश्न पढ़ती हूँ। दूसरा प्रश्न इसका जो है वो है बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी। शब्द दो शब्दों के जोड़ने से बने हैं। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे पर टिका है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे 6 शब्द सोच कर लिखिए और समझिए। बच्चों, तत्पुरुष समास में जो होता है, पहले और दूसरे पदों के मध्य से कारक चिन्ह लुप्त रहते हैं। दोनों पदों के मध्य से कारक चिन्ह लुप्त रहते हैं। जैसे आपको हम कह दें कि यहाँ इन्होंने कहा बैलगाड़ी, यानी बैल से चलने वाली गाड़ी। फिर कहा है घोड़ा गाड़ी, इसी तरह। तो आपको तत्पुरुष समास का यहाँ उदाहरण लिखना है 6। तो मैं ये लिख देती हूँ, आप इसको लिखिए। मैं यहाँ पर प्रश्न लिख देती हूँ कि तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण लिखे। मैं ऊपर वाला रब कर दूं तो मुझे लगता है कि आपको ऊपर वाला हो गया होगा, तो मैं इसे मिटा रही हूँ और अगला लिखती हूँ। तो अगले में है, अब मैं इसको प्रश्न बना दूं। प्रश्न इस तरह से लिखिए, तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण। तो अब इसमें तत्पुरुष समास के आपको उदाहरण देना है, तो आप लिखिए रसोई घर। अब आप इसको विग्रह करेंगे तो आपको आना चाहिए कि रसोई के लिए घर, तो विग्रह भी करके लिख लीजिए रसोई के लिए घर। ये विग्रह कहलाता है, इसको हम कहते हैं विग्रह। ये इधर वाला विग्रह है ये, और ये है समस्त पद या समास। अब दूसरा लिखिए राजकुमार, राजा का कुमार। और शब्द लिखिए, और शब्द में लिखिए देशभक्त, देशभक्त, देश का भक्त। मार्ग व्यय, आप इसमें लिखिए मार्ग का खर्च या व्यय, दोनों लिख सकते हैं। खर्च भी लिख सकते हैं या व्यय भी लिख सकते हैं। फिर हो सकता है हाथ घड़ी, हाथ के लिए घड़ी। फिर हो सकता है तुलसी कृत। कृत का मतलब होता है द्वारा, और द्वारा या से दोनों ही आपका कर्ण तत्पुरुष होता है।
करण तत्पुरुष होने के लिए चाहे हम द्वारा लगाएं और चाहे से लगाएं, तो दोनों, तो हम इसे कहें तुलसी द्वारा रचित या तुलसी से रचित, तो से यहाँ सुटेबल नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ द्वारा लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे तुलसी द्वारा रचित। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 शब्द मैंने लिखे हैं, और कुछ शब्द आप खुद सोचिए और साथ में लिखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर भाषा के प्रश्न भी आपको करा दिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पाठ पूरा समझ में आ गया होगा। तो पाठ के भाषा के प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको जानना चाहिए, चाहे आपको प्रत्यय लगाने को आए और चाहे आपको समस्त पद बनाने को आए या समास। तो इधर वाला समस्त पद कहलाता है और ये कहलाएगा विग्रह, समास विग्रह या विग्रह। तो मैंने किनारे किनारे ये लिख भी दिया है ताकि आपको वो अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इस वसंत भाग 2 के आखिरी पाठ को लेके मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।